स्वागत है आप सभी का आपकी खबर आपका फायदा में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। डीप फेक ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों, इससे जुड़े सभी कंटेंट को हटाने और शिकायतों को तुरंत प्रभाव से सुलझाने को कहा है। दरअसल डीप फेक भ्रामक खबरों को फैलाने में फेक न्यूज से भी 4 कदम आगे की टेक्नोलॉजी है। इसे AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित डिजिटल वेपन के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ, इससे किसी की इमेज को डीफेम या ब्लैकमेल किया जा सकता है। आज हम इसी गहन मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। समझेंगे कि आखिर डीप फेक को क्यों डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा माना जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी कितनी घातक साबित हो सकती है, क्या इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं? इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा विशेषज्ञों का पैनल जुड़ चुका है जिनसे हम आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। डीप फेक यानी डीप लर्निंग और फेक का मिला जुला रूप। इसका डरावना पक्ष ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल करके किसी भी मीडिया फाइल से जुड़ी तस्वीर, ऑडियो या वीडियो की नकली कॉपी तैयार की जा सकती है। AI की मदद से तैयार और एडिट की गई नकली फाइल की तस्वीर और आवाज हूबहू असली फाइल जैसी नजर आने लगती है। टेक्नोलॉजी के युग में इसे डिजिटल वेपन के तौर पर देखा जा रहा है। इसका गलत इस्तेमाल इसे फेक न्यूज से कई गुना ज्यादा खतरनाक बना देता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज तक डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए फेक वायरल वीडियो के शिकार हो चुके हैं। डीप फेक के हो रहे गलत इस्तेमाल और खतरे को देखते हुए सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को डीप फेक इमेजरी से जुड़े कंटेंट को हटाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि डीप फेक से जुड़ी किसी शिकायत का सोशल मीडिया कंपनियों को 24 घंटे के अंदर निपटारा करना होगा। समझते हैं कि डीप फेक कैसे काम करता है। दरअसल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके किसी व्यक्ति के बोले गए शब्दों, शरीर की गतिविधि या अभिव्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ मैच कर दिया जाता है। जनरेटिव एडवर्शियल नेटवर्क्स यानी GAN का इस्तेमाल कर नकली फाइल को और असली रूप दे दिया जाता है। ऐसे में ज्यादातर मामलों में ये पता करना बहुत ही कठिन हो जाता है कि दिखाया गया मीडिया असली है अथवा नकली। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ओपन सोर्स कम्युनिटी गिटहब पर ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर हैं जो डीप फेक को अंजाम देने में सक्षम हैं। इसके फायदे की बात करें तो फिल्मों में इसका खूब इस्तेमाल होता है। फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म के एक्टर पॉल वॉकर की मौत के बाद उनकी फिल्म में पॉल वॉकर के भाई को रखा गया, लेकिन डीप फेक के जरिए उनके चेहरे और आवाज को पॉल वॉकर के साथ मैच कर दिया गया। खासकर हॉलीवुड फिल्मों में डीप फेक का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अब इसके नुकसान की बात करें। डीप फेक के जरिए किसी के राजनीतिक, सामाजिक, कारोबारी और पारिवारिक जीवन को प्रभावित किया जा सकता है। इसके अलावा फेक एविडेंस के लिए भी इसका बेजा इस्तेमाल हो सकता है। डीप फेक का इस्तेमाल डेमोक्रेसी के लिए खतरे की घंटी है। खासकर चुनाव के दौरान किसी उम्मीदवार के असल जैसे दिखने वाले फेक वीडियो से वोटिंग को प्रभावित किया जा सकता है। हालांकि हर टेक्नोलॉजी के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष होते हैं। ऐसे में डीप फेक के सही इस्तेमाल से होने वाले फायदे पर जोर होना ज्यादा चाहिए। वहीं सख्त गाइडलाइन के जरिए इसके गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो हमने आपको एक झलक दिखा दी डीप फेक की। हमारा मकसद आपको यहाँ डराना नहीं है बल्कि सचेत करना है। डीप फेक क्या होता है, कितना घातक साबित होता है, आप इससे कैसे बच सकते हैं और अब सरकार को या कह सकते हैं कि इसकी जवाबदारी अब किस प्रकार से तय होगी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और आपको सचेत भी करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ जो करा देती हूँ साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट और सेफ सिक्योरिटी के को-फाउंडर राहुल त्यागी जी शो में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया एक्सपर्ट, साथ ही डीप साइट्स की CEO दीपिका सिंह हमारे साथ इस शो का हिस्सा बन चुकी हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट आशुतोष श्रीवास्तव जी भी आज हमारे साथ इस शो में शामिल हो चुके हैं। गुड इवनिंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपिका, मैं आप ही के साथ शुरुआत करूंगी। ये
पहले हम लोग फेक न्यूज, कुछ साल पहले तक फेक न्यूज की जब खबरें निकल कर आती थी या फेक न्यूज से हमारा सामना होता था, तब लगता था कि भाई कैसी मुसीबत आ गई है। लेकिन फिर टूल्स निकाले और पता किया कि चलिए फेक न्यूज को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वहां पर कैसे मॉर्फिंग होती है, साउंड में कैसी तब्दीलियां लाई जाती हैं और कैसे लोगों में दहशत का माहौल क्रिएट होता है। लेकिन ये डीप फेक, ये तो फेक न्यूज के भी एकदम एडवांस्ड वर्जन निकला। कितना बड़ा खतरा है ये। जी जी। सो जैसे हमने एज ऑफ डिजिटल एज में एंट्री की है, वैसे ही एक एज ऑफ डिसइंफॉर्मेशन एंड एक एज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन भी हमारे साथ आ गई है। डिसइंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि कोई भी न्यूज़ का एक नैरेटिव बिठाकर उस न्यूज़ को इतना प्रोपेगेट करवाना थ्रू डिजिटल मीडिया कि वह सच माना जाए। अभी जब भी हम इंटरनेट पे, वेब पे कोई भी लिंक्स रिसर्च करते हैं, उसमें हम यही देखते हैं कि इट कैन बी आइदर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस। अभी टेक्स्ट का तो हमें कोई डिफिकल्टी वहां नहीं पड़ेगी, बट जहाँ की इमेजेस और वीडियोस की बात आती है, दे हैव टू बी क्रिएटेड। यहाँ पे मैं एक वर्ड इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी जिसका नाम है जेनरेटिव एआई। एआई की तो हमने अभी तक क्षमता देख चुकी है। चैट जीपीटी के काफी सारे केसेस ऑडियंस ने भी यहाँ देखे हैं। वहीं पे जेनरेटिव एआई अभी इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसी घटनाओं का रूपांतर बनाना जो कि हुई नहीं है, जो किसी ने बोला नहीं है, जो व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता। इनफैक्ट एक वेबसाइट है दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, वहां पे आप टेलर मेड कस्टम इंसान बना सकते हैं किसी भी रूप में, जो आपको एक गॉड लाइक व्यू देता है कि आपको कौन से एथनिसिटी का, कौन से फीचर्स वाला पर्सन चाहिए, उनकी टोन क्या होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, तो क्लियरली तो आपकी बातों से आप आ रहे हैं, आप जिस बेहतर तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया, ये शुरुआत में हम देखते थे कि बच्चे या टीनेजर्स हैं और उन्होंने इसका बड़ा लुत्फ उठाया मजाक के लिए, कोई क्रिएटिविटी के लिए, लेकिन इसका जो डार्क साइड है वो वाकई में डरावना है और ये जैसे कि हमने कहा कि एक हथियार के तौर पर साबित हो सकता है और खासतौर से डेमोक्रेसीज के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। इसमें मैं राहुल त्यागी जी आपका व्यू जानना चाहूंगी। अभी हमने देखा कि सरकार थोड़ा सा एक्शन में आई है, मेटी की तरफ से एक एडवाइजरी हमने जारी होते हुए देखी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उन्होंने ये जो एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने जवाबदेही एक तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाल दी है, फिर चाहे वो इंस्टा हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, कह दिया है कि आप इसकी जांच पड़ताल करिए और 24 घंटे में एक्शन लीजिए, इसको हटाइए। मैं आपसे जानना चाह रही थी, दो सवाल है मेरे। पहला तो ये कि क्या ये मुमकिन है, और दूसरा ये इज इट सफिशिएंट? देखिए, अगर आपके पहले सवाल का मैं जवाब दूं कि क्या ये मुमकिन है, तो डेफिनेटली ये मुमकिन है, क्योंकि अगर आप देखिए पहले हमें ये प्रॉब्लम होती थी कि गवर्नमेंट ने बहुत सख्त हिदायतें दी थी, जितनी भी इंटरनेट की कंपनीज थी, कि पहले पोर्नोग्राफिक एक बहुत बड़ी समस्या होती थी जो आज भी है, लेकिन उनको भी गाइडलाइंस इवन दी गई कि अगर कोई वीडियो ऐसी आती है तो हर एक पोर्नोग्राफी वेबसाइट के अंदर आपको रिपोर्ट अब्यूज करवाना होगा, एक ऑप्शन देना होगा, क्योंकि कुछ कंट्रीज में वो लीगल है। उसी तरीके से YouTube या बाकी माध्यम में जब भी कोई वीडियो आएगी, 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अगर हम उसको रिपोर्ट करते हैं तो बहुत पॉसिबल है कि उसको टेक डाउन कर लिया जाएगा। लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, बट एक अच्छा कदम है। क्यों सफिशिएंट नहीं है? क्योंकि अगर किसी ने कोई वीडियो वायरल करनी है, तो अगर आप देखिए आज की डेट में ज्यादा वीडियो वायरल यूट्यूब से नहीं होती, यूट्यूब से डाउनलोड कर ली जाती है वो डीप फेक का वीडियो, और उसके बाद व्हाट्सएप पे उसको स्प्रेड किया जाता है। और इस गाइडलाइन के अंदर व्हाट्सएप जैसी कंपनी जो चैट मैसेंजर है वो कवर नहीं की गई है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्योंकि उन कंपनियों को भी ये कंट्रोल करने में प्रॉब्लम है, बिकॉज ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है और कंटेंट को देखा नहीं जा सकता। यूट्यूब या बाकी जो वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस हैं या सोशल मीडिया साइट्स हैं, वो पब्लिक डोमेन के अंदर होती हैं और उसके अंदर देखा जा सकता है किसको आप डाउन करना चाहते हैं कि नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कि क्या ये मुमकिन है, बिल्कुल ये मुमकिन है और एक अच्छा कदम है, जिससे काफी हद तक अगर ग्राहक जागरूक है, अगर आपके बारे में कोई वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है तो आप रिपोर्ट करके बंद करवा सकते हैं। तो क्या लेकिन ये एंड होगा? मे बी एक दिन के बाद वही क्रिमिनल दोबारा से वो वीडियो अपलोड कर देगा। तो आप कब तक इस लूप के अंदर? बिल्कुल, ये बहुत वैलिड पॉइंट राहुल जी आपने रेस किया है, और इसी का सवाल, मैं इस सवाल का जवाब आशुतोष श्रीवास्तव जी से लेना चाहूंगी। श्रीवास्तव सर, मुझे बताइए, इस एडवाइजरी में मेंशन किया है मिनिस्ट्री ने, आईटी एक्ट 2021 के तहत
आपको जो भी रैशनल और रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स यहाँ पर उठाने हो आप उठाइए। मुझे जरा बताइए, जो आईटी एक्ट 2021 की बात हो रही है, क्या ये सेल्फ सफिशिएंट है? क्या ये डीप फेक जैसे घातक टूल को हैंडल करने में सक्षम है? देखिए, जो हमारा आईटी एक्ट एक्चुअली जो ओरिजिनल है वो 2000 का है, जिसमें कि अच्छा। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। और आईटी रूल्स जो आप बता रही हैं वो 2021 में जो है ऐड किया गया, कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए। और आईटी रूल्स में अगर आप देखेंगे तो उसका जो रूल नंबर 3 है, उसका 2B अगर देखते हैं पर्टिकुलरली, तो उसके अंदर प्रोविजन है कि अगर कोई कंप्लेंट देता है कंप्लायंस ग्रीवांस कंप्लायंस ऑफिसर को, अगर जाता है या अथॉरिटी को इन्फॉर्म करता है कि कोई कंटेंट जो है वो ऐसा डाला गया है जो ऑब्जेक्शनेबल है और उसको रिमूव करना चाहिए, तो उनको जो है विद इन 24 आवर्स वो रिमूव करना है। और अगर मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट अगर ऑर्डर करता है किसी को रिमूव करने के लिए, या गवर्नमेंट अथॉरिटी बोलती है करने के लिए, तो विद इन 36 आवर्स जो है उसको रिमूव करना है। ये ऐसा रूल बनाया गया है। बट अगर हम इसको क्रिमिनलाइज करने की बात करें या पनिशमेंट करने की बात करें कि जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो कोई स्पेसिफिक प्रोविजन उसके अंदर ऐसा नहीं है जिसको और सशक्त बनाने की जरूरत है। कि जहां तक इस पर्टिकुलर इशू का जो सवाल है डीप फेक का, उसको लेकर के कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, उसको बनाने की जरूरत है। हालांकि अगर हम देखें तो जो हमारा इंडियन पिनल कोड में जैसे सेक्शन 468 है, उसमें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर कोई डिस्टॉर्ट करता है, उसको फोर्ज करता है, या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को अगर कोई फोर्ज करता है तो और प्रूव होता है, तो 7 इयर्स तक के लिए उसमें इम्प्रिजनमेंट की जो है सजा है। और या सेक्शन 500 अगर हम आईपीसी में देखें, तो अगर कोई किसी को डिफेम कर रहा जी। है तो उसमें भी जो है पनिशमेंट का प्रोविजन है अगर डिफॉर्मेशन प्रूव होता है। ओके। लेकिन अगर हम बोलें कि सिर्फ डीप फेक के हिसाब से अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन या लॉ है, तो वो ऐसा नहीं है। ओके। क्योंकि देखिए, हम देखते हैं कि जैसे लॉ अपने आप जो है टाइम टू टाइम बदलता रहता है, उसको बिल्कुल। अमेंड किया जाता है। हाँ। जिस तरह से नए नए प्रॉब्लम्स इश्यूज आते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस होता है, तो उससे रिलेटेड और क्या क्या जी इश्यूज हैं जी जी। और उसको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, हाँ। ये चलता रहता है। अब जैसे हमने देखा पहले साइबर क्राइम जो हमारा एक अलग से विंग बनाया गया पुलिस जी डिपार्टमेंट में, वो जी। पहले नहीं था। तो करेक्ट। साइबर क्राइम में पुलिस को जो है एक तरह से ट्रेनिंग दी गई कि जो साइबर तो क्राइम्स ये होते है हैं कि वो किस तरह इसमें से अभी होते हैं। बदलाव करने की जरूरत है, मतलब डीप फेक को जी लेके अभी कोई पुख्ता ऐसे नियम कानून निकल के नहीं जी आए हैं जो इस प्रॉब्लम को टैकल जी कर सके। दीपिका, मैं आपके पास आऊंगी। ये एक्चुअली थोड़ी सी डराने वाली बात है और इस पे काम करना जरूरी है। मुझे बताइए कि जैसे मैंने देखा है कि यहाँ पर बहुत इजीली इसको बनाने, डीप फेक का काम करने के लिए जो टूल्स की जो जरूरत होती है, जो ऐप होते हैं, वो धड़ल्ले से बहुत इजीली अवेलेबल हैं। क्या आपको जी लगता है कि पहले उसको कंट्रोल किया जा सकता है? क्या कुछ उसे बैन कर सकते हैं या इंश्योर कर सकते हैं कि यह हर किसी को फ्रीली अवेलेबल ना हो जब तक आपकी आइडेंटिटी और आपका काम या रोल यहाँ पर क्लियर ना हो? जी तो जबकि हमने ये जितने भी सोशल मीडिया एप्स देखे हैं, हाँ। इनका एक सदुपयोग भी है और एक दुरुपयोग भी है। करेक्ट। जितने एल्गोरिथम्स बनाए गए हैं डीप फेक या जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मटेरियल्स बनाने के लिए, वह सभी के पास अवेलेबल है। तो उस पर रोक लगाना या पाबंदी लगाना शायद ही एक गवर्नमेंट के लिए क्षमता में से बाहर होगा। हाँ। पर इसके मिसयूज के जितने दायरे हैं वो जरूर गवर्नमेंट आउटलाइन कर सकती है। ओके, कैसे? जैसे कि हाँ। अभी हमारे लॉज में भी लिखा है कि अगर एक पर्सन का फोटो या उनका कॉपीराइटेड मटेरियल उनकी परमिशन के बिना अगर हमने इस्तेमाल किया, तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज द मिसयूज ऑफ दैट। और दूसरा है corroboration ऑफ एविडेंस, ताकि हम जब भी एक केस देखें इस सब में, उसमें हम प्रूव कर पाए कि एक फेक एविडेंस या एक फेक इमेजरी बनाई गई है। उससे इसकी शुरुआत जरूर हो सकती है। एंड तीसरा स्तंभ ऑफ कोर्स रहेगा अवेयरनेस का, ओके। क्योंकि जब तक लोगों को मालूमात नहीं है कि ऐसे भी वीडियोस बनाए सकते हैं जो कि इंसान का चेहरा वही है बट आवाज किसी और की है, करेक्ट। शब्द किसी और के है, जब तक वो अवेयरनेस नहीं लाई जाएगी, लोग शायद इसके क्राइम के आ भी सकते हैं। ओके। राहुल जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपने अपनी पहली कमेंट्री में ये मेंशन किया था कि कंप्लेन की जा सकती है, मुमकिन है इसे आइडेंटिफाई करना, लेकिन एक इंडिविजुअल यहाँ तो अगर
कोई डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है या किसी पार्टी से रिलेटेड होता है या कुछ पॉलिटिकली कलर्ड होता है, तो वहां पर तो बहुत सारे एजेंसीज हैं वो लग जाती हैं काम पे पर्दाफाश करने में। लेकिन आप, हम या कोई कॉमन इंसान हो, उसके साथ वो अगर इस चीज का विक्टिम हो जाए, कैसे आइडेंटिफाई करे और फिर अप्रोच करने का तरीका क्या हो, ये जरा बताइए। कि देखिए, सबसे पहले अगर हम YouTube की बात करें, क्योंकि ये जो गाइडलाइन जारी हुई हैं, ये इसमें सबसे पहला जो एक्शन आइटम होगा वो YouTube जैसी कंपनियों के लिए है कि इसको आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर एक्शन लेना। अब वो कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा पीछे आईसिस के वीडियोस या जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे वो YouTube पे बहुत वीडियो डालते थे, और YouTube ने बाद में क्या किया, सुसाइडल वीडियोस, बच्चों के चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियो या कोई ऐसी वीडियो जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, किसी भी यूट्यूब के वीडियो पे जाके आप देखिए, वहां पे आपको राइट क्लिक करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये जो वीडियो है ये ये किस कैटेगरी के अंदर है, ये सेल्फ हार्म के अंदर कैटेगरी के अंदर आती है, ये सुसाइडल के अंदर आती है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर आती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यूट्यूब मेरे ख्याल से आगे ये करना चाहिए उनको कि अगर कोई डीप फेक का वीडियो दिखता है तो जब वो रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करे तो वहां पे एक अलग से सेक्शन देना चाहिए कि ये जो वीडियो है ये डीप फेक का वीडियो है जो मेरे ऊपर या किसी और के ऊपर बनाया गया है, ताकि एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जो है उनका, उनके पास ये जा सके। दूसरा, ये करने के बाद जो भारतीय सरकार है, जो गाइडलाइन उन्होंने की है, उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आज कोई अगर कोई क्राइम होता है या किसी के साथ कोई ऐसी मिसबिहेव या ऑनलाइन होता है, तो वो cybercrime.gov.in पे जाके अपना रिपोर्ट रजिस्टर कर सकता है या फिर 1930 पे जाके कॉल करके अपना पुलिस को साइबर कंप्लेन दे सकता है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि यूट्यूब पे ये वीडियो कैसे रिपोर्ट करना है, आप उसका फेसबुक का लिंक लेके, इवन अभी भी ये गाइडलाइन नहीं आई बट स्टिल अगर आपकी डीप फेक वीडियो बनी हुई है और बहुत से लोग होंगे जो अभी भी इससे जूझ रहे होंगे, उस लिंक को लेके आप cybercrime.gov.in पे जाके अपना केस रजिस्टर करवा सकते हैं और 72 घंटे के अंदर आपको कोई ना कोई ऑफिसर असाइन कर दिया जाएगा। लास्ट जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा जो गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी, और खासकर फेसबुक को, कि जब भी कोई इसको रिपोर्ट करे, ना कि वो वीडियो डिलीट करें, साथ ही साथ वो ये भी पता करवाएं कि ये वीडियो किस आईपी एड्रेस की से अपलोड किया गया है, ताकि उस जिस क्रिमिनल ने किया है उसको बिल्कुल। तो अगर ये 3 चीजें हम कर ले, काफी हद तक एक सुरक्षित माहौल बना। डीप फेक एक जो घातक हथियार बन के सामने आया है, जो एक दिक्कत बन गया है डेमोक्रेसीज के लिए, खासतौर से हम उस पर चर्चा करें। हमारे तीनों विशेषज्ञ यहाँ पर बने हुए हैं। आशुतोष सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा कि यहाँ पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जिस आईटी एक्ट की हम बात कर रहे हैं, कुछ प्रावधान जोड़े जरूर गए हैं, लेकिन अब कुछ करना बाकी है। मैं जानना चाहूंगी कि इंटरनेशनल लॉ को देखिए, खासतौर से यूरोपीय यूनियन की हम बात करें या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड एज अ होल की बात करें, वो इसे लेकर काफी सक्रिय हैं और बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं और इसे ट्रैक डाउन करके क्लियर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत से इंटरनेशनल केसेस हम कई सेलिब्रिटीज के, हॉलीवुड स्टार्स के, राष्ट्रपतियों के आते हुए देख रहे हैं और उसको टैकल भी किया जा रहा है। क्या उस तर्ज पे भारत में, भारत जैसी डेमोक्रेसी के लिए कुछ ऐसे नियम, कायदे, कानून बनाए जा सकते हैं? जी, जी। देखिए, हमने ऑलरेडी 2021 में जो काफ़ी अमेंड करके बहुत इम्प्रूव किया हमारा जो ओरिजिनल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था 2000 का। अब हम अगर यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें, तो वहाँ पे जो है डेटा प्रोटेक्शन लॉज़ उन्होंने बनाया है खासकर। तो डेटा प्रोटेक्शन लॉज़ इंडिया में भी बनाने का जो है बिल्कुल चल रहा है और इस पे हमने देखा कि मुझे लगता है इस पे चर्चा भी बीच में हुई थी और ये जल्दी ही जो है बन करके आएगा जिस पे सरकार ऑलरेडी काम कर रही है। और मुझे लगता है कि कोई भी कंप्लेंट अगर आता है गवर्नमेंट के पास, जैसे अभी इस वक्त डीप फेक के बारे में जो ये बात आई सामने, तो गवर्नमेंट ने जो है इसके ऊपर तुरंत जो है एक्शन लिया और निर्देश दिया जिस तरीके से हमारा आईटी रूल्स है सेक्शन 3 जो मैंने बताया उस हिसाब से कि आपको अगर कोई भी कंप्लेंट इस तरीके का आता है तो आप तुरंत इसको 24 आवर्स के अंदर आपको रिमूव करना है। ऐसा डायरेक्शन उन्होंने इंटरमीडियरीज को दिया और उसी तरीके से जैसे हमने देखा यूएस में भी जो है डीप फेक को लेकर के कमिटी बनाई गई और उस कमिटी ने उसके ऊपर काफी काम किया है। मुझे लगता है यहाँ पे भी इंडिया में भी इस तरह से जो है एक एक्सपर्ट कमिटी को भी बनाया जा सकता है जो इसमें अच्छे सुझाव दें और जिसमें एक्सपर्ट्स हों जिनको नॉलेज हो कि इसको किस तरह से रोका जा सकता है और उसको देखते हुए जो है कि कानून उसके ऊपर किस तरह से अपना काम करे और क्या और अमेंडमेंट जो है उसमें लाया जाए, चाहे वो इंडियन पिनल कोड हो या फिर आईटी रूल्स में ही कुछ एडिशंस हों
या जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज मैंने बताया जो पेंडिंग है, जिस पे काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सबको अगर हम अच्छा सशक्त बनाएं और साथ में हम ट्रेनिंग और प्रॉपर दें, जो हमारी अथॉरिटीज है, जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं हमारे, जो पुलिस अथॉरिटी है, जो साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स जो इन मामलों की जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अगर उनको और थोड़ा सपोर्ट किया जाए और ट्रेन किया जाए, और काफी इस पे काम हुआ भी है, काफी ट्रैक्स अब होने लगे हैं इस तरह के जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, काफी कंट्रोल किया भी गया है। तो मुझे लगता है जो न्यू और नए-नए जी। जो टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, उस पे भी इसी तरह से टैकल करने के लिए जो है हमारा कंट्री बिल्कुल कैपेबल होगा। ओके। क्योंकि आर्टिकल 21 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, जी। वो जो है राइट टू प्राइवेसी देता है। ओके। तो ऑब्वियसली ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब जो उसमें एक तरह से मेंशन्ड सर है। आप यही कह रहे हैं जी। कि बेस यहाँ पर तैयार है, लेकिन उस पर अभी कुछ काम करके पर्टिकुलरली इस स्थिति से निपटने के लिए तत्काल प्रभाव से यहाँ पर कुछ और नियम, कायदे, कानून पुख्ता करने के इन प्लेस लाने की कोशिश की जानी चाहिए। दीपिका जी, मुझे बताइए, आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, हम देखते हैं खासतौर से क्योंकि हम इलेक्शन ईयर में हैं, ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पब्लिक को गुमराह किया जाता है। किसी चाहे पॉलिटिशियन हो या कोई भी प्रतिद्वंदी हो, उसकी इमेज को किस तरह से मलाइन करने की कोशिश की जाती है और प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। भले ही आप 24 घंटे के अंदर पता लगा लें कि यहाँ पर ये वीडियो फेक था या फिर ये वो डीप फेक का शिकार हुए, लेकिन ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। मुझे बताइए, क्या इसके लिए सिर्फ सरकार की जवाबदेही है या एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने की, एक एडवाइजरी अलग से इस पे तत्काल प्रभाव से करने की जरूरत है? जी, सो जैसे हमारी तकनीकी एडवांसमेंट हो रही है इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मीडिया, यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए ये पूरा एक स्पैन्स पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी हमारे देश में जहाँ पे 1.3 करोड़ पीपल, नियरली 80 करोड़ पीपल हैव देयर स्मार्टफोन्स, तो उस पे हर एक पर्सन का डेटा पॉइंट देखना और उस क्वांटम का एक समझाना और संभालना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जितना हमारी तकनीकी एडवांसमेंट हो रहा है, उतना ही क्राइम्स का भी एडवांसमेंट हो रहा है, बिकॉज नए नए तरीके आ रहे हैं डीप फेक्स बनाने के, फेक वीडियोस बनाने के, मॉफ्ड वीडियोस बनाने के लिए भी। तो उसके लिए अगर एक हमें संभालना है एक इंडिपेंडेंट बॉडी जिसमें कई तरीके के एक्सपर्ट्स हो, जो कि न केवल टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो, लीगल एक्सपर्ट्स और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ऑल्सो, क्योंकि अगर हमें किसी भी प्रूविंग के लिए आना है एक केस पर, यह देखना जरूरी होगा कि हम फोरेंसिकली उसको कैसे प्रूव कर पाए। और अगर उसमें हमारी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की संख्या कम हो, तो एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट फोरेंसिक एग्जामिनर्स भी आ सकते हैं यहाँ पर अपना इनपुट देने के लिए, ताकि ऐसे केसेस फ्यूचर में एटलीस्ट हम उन्हें कंटेन कर पाए। ओके दीपिका एंड जी, तीसरा, एज एन इंडिविजुअल जी भी जी, हमारी ये जिम्मेदारी होगी हाँ, कि जो भी हम देखें या जिस पे भी हम क्लिक करें, करेक्ट, इमीडिएटली उसको शेयर करने की जल्दी ना करें, पहले बिल्कुल वेरीफाई करें। बिल्कुल, ये जी। वैलिड पॉइंट है। राहुल जी, मेरे पास समय की कमी है, इसलिए क्विकली यस या नो में बताइएगा, क्या टूल लाइसेंसिंग एक ऑप्शन हो सकता है जिसके माध्यम से इस पर कुछ नकेल कसी जाए? जी नहीं। नहीं। ओके, क्या किया जा सकता है, क्विकली आप बताएंगे फिर क्विकली एक दो स्टेप्स ऐसे? ये देखिए टूल लाइसेंसिंग तब होता है जब आप एंटर पे जाके या कोई प्रीमियम एप्लीकेशन को लॉन्च कर रहे हैं। हाँ, जिस तरीके से अभी एआई के टूल आ रहे हैं, उस टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन एक्सेस ज्यादा होगा, क्योंकि उसको इट विल बी वर्किंग ऑन एडवर्टाइजमेंट मॉडल रेदर देन कि कस्टमर पे करे और उसके बाद उसको यूज करे। तो मेरे को नहीं लगता कि इसको इस जो फ्लो ऑफ डीप फेक है उसको रोका जा सकता है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक ही तरीका है कि यूजर को ये कंफर्टेबल किया जाए कि अगर उनको कोई ऐसी वीडियो दिखती है तो जल्दी से जल्दी कहाँ पे ये रिपोर्ट किया जाए, ताकि 24 घंटे के बाद भी अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं तब तक काम हो गया होता है, मिलियंस में व्यू चले गए होते हैं। और हमें ये याद रखना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉब्लम के लिए नहीं है, ये रेपुटेशन डैमेज हो सकता है, कम्युनल वायलेंस को बढ़ा सकता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ा सकता है और 50 तरीकों को बढ़ा सकता है। और जब तक ये वीडियो डिलीट होगा, आप कितने लोगों को जाके ये बताएंगे कि ये वीडियो फेक था? आधों को तो पता भी नहीं लगेगा कि ये वीडियो नकली था और वो बंद हो चुका है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका आंसर यही है, कितना उनको पता है। इंडिया में लोग कंप्लेंट ही नहीं करते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर इस चीज को हम करते हैं तो काफी नकेल कसी जा सकती है। बिल्कुल, तो सचेत रहने की जरूरत है, आंख कान बिल्कुल खुले रहें, बिल्कुल भी केयरलेस ना हो। और जैसे कि दीपिका जी ने भी कहा कि जल्दी में मत रहिए कि आपको कोई यहाँ पर वीडियो आया, कोई ऑडियो आया, इंटरेस्टिंग लगा और आपने फटाफट उसे तुरंत
फॉरवर्ड कर दिया या शेयर कर दिया अपने लोगों के साथ। आशुतोष जी, राहुल जी एंड दीपिका जी, थैंक यू सो मच इस गहन मुद्दे पर आने के लिए, अपनी राय रखने के लिए और सुझाव दर्शकों के सामने रखने के लिए।